हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज एंड कंट्रोल मेजर्स को इन डिटेल कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते वीडियो। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। Air pollution originates from the variety of the sources. This is broadly classified into the natural sources and anthropogenic, मतलब human made sources. ये हमारी क्लास नंबर 2 है एयर पॉल्यूशन की। क्लास नंबर 1 यहाँ पे आई बटन पे जाके ज़रूर से पहले वो देखिएगा, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर करे हुए थे, तो वो पहले आप देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या हो गए? दिस अकर ड्यू टू द नेचुरल इवेंट्स विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। वाइल दिस आर द अनअवॉइडेबल, दिस इम्पैक्ट इज यूजुअली शॉर्ट टर्म और द सीजनल। तो ये इम्पैक्ट सीजनल हो सकता है या शॉर्ट टर्म हो सकता है, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचुरल इवेंट से हो रहे हैं। लाइक वॉल्केनिक इरप्शन है, एमिट द सल्फर वो क्या मतलब क्या रीजंस, मतलब कौन से पॉल्यूटेंट वो क्रिएट करेगी? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड पार्टिकुलर्स मैटर एंड द ऐश। दिस गैसेस कैन रीच द अपर एटमॉस्फेयर एंड कंट्रीब्यूट एसिड रेन, ग्लोबल कूलिंग एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। Like Mount Penobscot eruption 1991 injected massive SO2 into the stratosphere। तो ये एक हम एग्जांपल ही समझ रहे हैं कि जहाँ पे 1991 में एक बहुत बड़ा माउंट पेनाटोब्स्को इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रेटोस्फीयर है हमारा, तो वहाँ पे हो गए थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज हमने देखने को मिला था उस टाइम में इकोसिस्टम में। फिर फॉरेस्ट फायर्स है, जो वाइल्ड फायर्स हम बोलते हैं कि रिलीज से लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, मीथेन, पार्टिकुलेट्स मैटर PM2.5, PM10 एंड VOCs, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से एंड अकर नेचुरली ड्यू टू द लाइटनिंग। तो किस किस रीजंस की वजह से हो सकती है? लाइटनिंग है, बहुत ज़्यादा हैवी बारिश है, उसकी वजह से बिजली गिरती है उस एरिया में तो आग लग जाती है, एंड और एक्सट्रीम हीट, बट आर द ऑफन वर्सन बाय द ह्यूमन एक्शन। लेकिन स्पेशली सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्शंस की वजह से ही वाइल्ड फायर हुई है, ये देखने को मिली है। इसका इफेक्ट ये है कि हेज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड हैबिटेट डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहा है। लाइक द अमेजोन एंड कैलिफोर्नियाज वाइल्ड फायर्स हमें बार बार देखने को मिलती है। मतलब वाइल्ड फायर ऐसे भी है ना कि बहुत जो जंगल है वो एकदम घने जंगल है और बाजू बाजू में ही अगर पेड़ है, पास पास में ही है, तो उसकी वजह से भी उनकी हीट की वजह से भी वहाँ पे आग लग जाती है। फिर डस्ट स्टॉर्म्स एंड सॉइल इरोशन है, जो फाइन पार्टिकल्स आर द लिफ्टेड बाय द विंड एडिटिंग PM10 एंड PM2.5 इनटू द एटमॉस्फेयर, अफेक्ट द एयर क्वालिटी एंड विजिबिलिटी, लाइक द डस्ट स्टॉर्म्स फ्रॉम द थार डेजर्ट अफेक्टिंग द दिल्ली। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। डस्ट स्टॉर्म्स है, एक सिटी से या फिर एक जगह से उड़ के वो डस्ट उड़ के अदर सिटी में आ जाती है, जिसकी वजह से भी वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में एयर क्वालिटी एंड विजिबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। फिर पॉलन एंड स्पोर्ट्स, जहाँ पे ट्रीज, ग्रासेस एंड द वीड्स रिलीज द पॉलन ग्रेन्स वाइल फंगी एमिट स्पोर्ट्स थ्रू द नेचुरल, दे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, अस्थमा एंड है फेवर। ठीक है, तो जहाँ पे अगर वो नेचुरली ही वहाँ पे पेड़ पौधों में हम बोल सकते हैं कि वो फंगस लग जाती है। ठीक है, ट्रीज़ में, ग्रासेस में। ठीक है, तो उसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में एलर्जिक रिएक्शन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। वही खाना हम खाते तो उसकी वजह से अस्थमा है फेवर हमें हो सकती है। फिर ओशन एक्टिविटी लाइक द सी स्प्रे, वेव्स एंड विंड्स ओवर द ओशन जनरेट द सी सॉल्ट एरोशन विच कंट्रीब्यूट द एरोसल पॉल्यूशन, while not toxic they affect the cloud formation and climate। ठीक है, तो ओशन एक्टिविटी की वजह से भी होता है, जहाँ पे वो जो मतलब नमक होता है सी में, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बढ़ जाता है तो वो भी पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, जो वो डायरेक्टली क्लाउड फॉर्मेशन एंड क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करेगा। फिर ह्यूमन मेड सोर्सेज क्या है? दिस आर द कॉज बाय द ह्यूमन एक्टिविटी एंड आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न एयर पॉल्यूटेंट्स प्रॉब्लम, लाइक पेस्टिसाइड, कंट्रोलेबल एंड मोर डेंजरस इन दी लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसको हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एंड अगर उनको रोकेंगे नहीं तो वो फ्यूचर के लिए डेंजरस हो सकते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, तो एमिशन फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द पावर प्लांट्स लाइक द रिलीज गैसेस लाइक द SO2,
NOx, CO, CO2, PM, लीड एंड द VOCs। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स उड़ते हैं, PM पार्टिकल्स है, VOCs है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री में केमिकल प्लांट्स, केमिकल सीमेंट फैक्ट्रीज, स्टील एंड माइनिंग यूनिट्स की वजह से, थर्मल पावर प्लांट की वजह से, जहाँ पे बर्निंग कोल, तो ये सब इतने ज़्यादा गैसेस को रिलीज़ करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब अफेक्ट दी एसिड रेन, स्मोक, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज इन दी वर्कर्स। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हीकल एमिशन किस तरह से हमें देखने को मिलती है। जब मेजर सोर्स ऑफ अर्बन एयर पॉल्यूशन वहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि व्हीकल एमिट द कार्बन मोनोऑक्साइड CO फ्रॉम द इनकम्प्लीट combustion and the nitrogen oxide and hydrocarbons from the ozone, particulate matter from the diesel engine and a lead in some countries still using the leaded petrol। तो व्हीकल में भी हमें एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है जहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से होता है। ठीक है, आधे अधूरे रह गए बर्निंग की वजह से। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है जो ओजोन की वजह से क्रिएट होती है, पार्टिकुलेट्स मैटर फ्रॉम द डीजल इंजन की वजह से होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेक्शन, आउटडेटेड व्हीकल्स, पुअर फ्यूल क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट इमिशन कंट्रोल की वजह से ये क्रिएट होती है। इसकी वजह से सिटीज़ लाइक द दिल्ली, बीजिंग एंड मुंबई हैव द डेंजरसली हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स ड्यू टू ट्रैफिक रिलेटेड एमिशन। ठीक है, फिर बर्निंग एंड फॉसिल फ्यूल एक्टिविटीज़ लाइक द कोल, ऑयल, पेट्रोल, डीजल बर्न फ्रॉम द इलेक्ट्रिकली heating, cooking and transportation release to CO2, CO, SO2, NOx, PM and black carbon। इसका मेन सोर्स है थर्मल पावर स्टेशन, हाउस होल्ड यूजिंग कोल और द वुड एंड द डीजल जनरेशन। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन एंड पुअर अर्बन क्वालिटी। तो आपको ये की पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं, तो एग्जाम में आप डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस लिख सकते हो। फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी है जहाँ पे स्टबल बर्निंग, फार्मर बर्न लेफ्ट ओवर क्रॉप रेसिड्यूट्स, वो जो रिलीज़ करेगा CO, CO2, PM, NOx एंड मीथेन। तो मोस्ट ऑफ सभी केसेस एक जैसे ही है। अगर आपको सभी याद नहीं रह रहे तो आप जो नाम लिखे हो इसमें से जो मेजोरिटी रिपीट होते हैं वो आप सभी में लिख सकते हो। लीड टू द टॉक्सिक स्मोक स्पेशली इन द नॉर्थन इंडिया। फिर यूज़ द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, उसकी वजह से वे रिलीज द अमोनियाज, NH3 एंड द VOCs इनटू द एयर। दिस कैन फ्रॉम द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स लाइक PM 2.5 एंड ओजोन। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर मीथेन फ्रॉम द लाइव स्टॉक लाइक द ruminants like the cows release the methane during the digestion. Methane is 28 times more potent than the CO2 as a greenhouse gases। तो ये भी एक पॉइंट याद रखनी है। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़ है जहाँ पे प्रोड्यूस द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, PM 10, PM 2.5 एंड सीमेंट पार्टिकल्स। हैवी मशीनरी यूज इज ऑल्सो द एमिट द CO, NOx एंड SO2। अनकवर्ड कंस्ट्रक्शन साइट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ द लोकल एयर पॉल्यूशन, जो सबसे ज़्यादा अभी देखने को हमें मिलती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हर जगह कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का वर्क चालू हुआ है, तो उसकी वजह से डस्ट एंड उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो हमारे डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसे एरिया में जाने से पहले आपको मास्क लगाना चाहिए। फिर वेस्ट बर्निंग एंड लैंड फिलिंग, जहाँ पे ओपन बर्निंग ऑफ द गार्बेज जिसकी वजह से रिलीज होती है टॉक्सिक फ्यूम्स, PM, पार्टिकुलर्स मैटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, फ्यूरेंस एंड द VOCs। ऑफन प्रैक्टिस इन लॉ, इनकम एंड द पुअरली मैनेज म्यूनसिपल एरियाज़ की वजह से ऐसा होता है। और ये लैंड फिलिंग की वजह से भी होता है जहाँ पे डिकम्पोजिशन वेस्ट रिलीज द मीथेन एंड पोटेंट द ग्रीन हाउस गैसेज कैन लीड टू द फायर दैट पॉल्यूट द सराउंडिंग एयर। अगर प्रॉपरली उन सभी को बर्न नहीं कराया तो आधी अधूरी रह गई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन तो होता ही है और आग लगने के भी चांस रहते हैं। फिर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ लाइक द इंडोर सोर्सेज है, यूज़ द बायोमास फ्यूल लाइक द वुड, काउ डग, क्रॉप वेस्ट इन द रूरल किचन विदाउट द चिमनीज। अदर सोर्सेज ये है कि कैरोसिन लैम्प्स है, मॉस्किटो कॉइल्स है, क्लीनिंग स्प्रेस एंड डिसइंफेक्शंस रिलीज द VOCs। फिर स्मोकिंग इंडोर्स है, तो ये सब एक्टिविटी हो सकते हैं इंडोर सोर्सेज है एयर पॉल्यूशन की। इसके इम्पैक्ट ये होगा कि वुमेन एंड चिल्ड्रन आर मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड इंडोर एक्सपोजर एंड द इंडोर एयर पॉल्यूशन कॉज अस्थमा, COPD एंड द इवन लंग कैंसर।
फिर अदर अर्बन एंड लाइफस्टाइल सोर्सेज है लाइक द फायरवर्क्स रिलीज द हैवी मेटल्स पार्टिकुलर मैटर एंड द सल्फर कंपोनेंट्स। जनरेटर्स एंड इन्वर्टर्स भी इसके रीजन्स है लाइक द एमिट एनॉक्सिस एंड CO2। एरोसल स्प्रेस एंड परफ्यूम्स भी है जो VOCs को एमिट करते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। परफ्यूम्स में भी एयर पोल्यूशन के सिम्टम मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर सोर्सेज यहाँ पे डायरेक्ट समरी टेबल बनाई हुई है कि वॉल्केनिक एरप्शंस में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है, इसके एग्जांपल क्या है एंड इम्पैक्ट क्या होती है। एसिड रेन, ग्लोबल कूलिंग, हैबिटेट लॉस, एसिड रेन, अस्थमा, क्लाइमेट चेंज, विंटर स्मोक और कैंसर, आयरेशन, लंग इरिटेशन, इंडोर पॉल्यूशन एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। तो सभी चीज़ें एक एक करके लिखी हुई है, पॉल्यूटेंट्स भी लिखे हुए हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। फिर इसके मेन अगर हम कंक्लूजन यही समझे तो नेचुरल सोर्सेज आर ओकेशनल एंड लेस कंट्रोलेबल। ठीक है, नेचुरल कॉज सोर्सेज की वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है वो कभी कभार होता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन मेड सोर्सेज है उसको वो कंटिन्यूस है, ग्रोइंग है एंड अनकंट्रोलेबल है। इस अपेक्टिक पॉलिसीज, पब्लिक अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर नीडेड टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। तो जिसके लिए लोगों में पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज हमें गवर्नमेंट को फ्रेम करनी चाहिए जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम हो पाए। तो उसी के लिए कंट्रोल मेजर्स फॉर एयर पोल्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि एयर पोल्यूशन इज सीरियस थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। हियर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन इज एसेंशियल एंड अर्जेंट। दिस कंट्रोल मेजर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सोर्स बेस्ड कंट्रोल मेजर। तो सोर्स बेस्ड मतलब प्रिवेंट द पॉल्यूशन एट इट्स ओरिजिन। तो स्टार्टिंग से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं लाइक द कंट्रोल एट सोर्स, लाइक दिस इन्वॉल्व द रिड्यूसिंग एमिशन राइट वेयर द पॉल्यूशन इज जनरेटेड। लाइक द मेथड ये हो सकती है इम्प्रूव द combustion technology in vehicles and industries, use of the clean fuels like CNG, LPG, ethanol and electric vehicles, closed system in chemical plants to prevent the gas leakage। जिसके एग्जांपल है switching to the CNG buses in Delhi help they reduce the smog in early 2000s। तो ये भी एक मतलब जहाँ से वो एयर पोल्यूशन हो सकता है वहीं उस जड़ को ही हम जड़ से उस चीज़ को सॉल्व करें। फिर इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल जहाँ पे टेक्निक्स ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो ESP, रिमूव द फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्यूल गैसेस, साइक्लोन्स सेपरेटर्स है जो कंट्रोल करे कोरेसन डस्ट इन द इंडस्ट्री, स्क्रबर्स है रिमूव द SO2 एनॉक्साइड्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस एंड द फिल्टर्स एंड फैब्रिक जो बैग्स है वो ट्रैप करते सॉलिड प्रैक्टिसेस को। फिर इसके एग्जांपल है NTPC थर्मल पावर प्लांट्स हैव द इंस्टॉल ESPs टू रिड्यूस पार्टिकुलेट्स एमिशन। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है, तो वही आप डायरेक्ट नोट करते आइएगा, क्योंकि इसमें इसके फुल फॉर्म्स एंड ऑल आपको याद रखने होंगे। फिर नेक्स्ट है व्हीकल पॉल्यूशन कंट्रोल। रेगुलर पॉल्यूशन अंडर द कंट्रोल PUCs चेक and the catalytic converters in the car into the CO and NOxes, phasing out the old vehicle, promoting electric vehicle and public transport। तो ये भी व्हीकल पॉल्यूशन कंट्रोल यहाँ से मेज़र हम इस तरह से कर सकते हैं, और इसका एग्जांपल है भारत स्टेज एमिशन स्टार्टेड BS6 इम्प्लीमेंटेड इन द इंडिया टू रिड्यूस व्हीकल एमिशन। तो अभी सभी व्हीकल्स BS6 वाले ये, इसके अलावा अगर कोई आप चला रहे हो तो वो आपको परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है, PUC से आपको निकालने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक करवाना रहता है बार बार, और कार के लिए भी आपको कैटालिटिक कन्वर्टर्स आपको वहाँ पे बिठाने रहते हैं। फिर क्लीनर प्रोडक्शन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक द सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड रिसाइकलिंग एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द रॉ मटेरियल्स। इसके एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं टाटा स्टील अडॉप्टेड अ वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल एमिशन। फिर लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी मेजर्स हम क्या कर सकते हैं कि हम लॉ लगा दें, एनफोर्स द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड पेनल्टीज वायोलेटर्स। ठीक है, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उन पर पेनल्टी लग जाएगी। जैसे कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 रेगुलेट एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, ऑथराइज द स्टेट पब्लिकेशन कंट्रोल बोर्ड SPCB and the monitor control pollution sources. Industries must take the consent to the operate and install the pollution control devices। तो ये एक एक्ट बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कितनी इंडस्ट्री वो काम कर रही है वो तो इनको ही पता। ठीक है, फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 provide the legal framework to the air, water and noise pollution control, allow the government to shut down the polluting
यूनिट्स। ठीक है, अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये बोलता है कि एयर वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बनाया गया है, जो गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि अगर वो इन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं करते जो भी एक्ट में लिखा है तो उन यूनिट्स को वो बंद भी कर सकती है। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं जो क्वासी जुडिशियल बॉडी टू हियर द एनवायरमेंटल केसेस इशू द स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू द एयर पॉल्यूशन इश्यूज लाइक दी बैन और द स्टबलिंग बर्निंग क्रैकर्स बैन एक्सेट्रा। तो इस टाइप के वो एरिया में क्रैकर बैन के लिए या तो पर्टिकुलर आप ये चीज़ें नहीं जला सकते, इस टाइप के वो बैन लगा सकते हैं, तो उनके पास वो अधिकार है। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP लगाया है जहाँ पे लॉन्च इन 2019 टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन इन 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बाय द 20 to 30% बाय 2024। फोकस ऑन द सिटी स्पेसिफिक एक्शंस प्लान्स, बेटर एयर मॉनिटरिंग एंड द पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया है। फिर अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स हम क्या कर सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट्स एंड ट्री प्लांटेशन करें, जिसकी वजह से ट्री जो CO2 SO2 एंड पार्टिकुलर्स मैटर एक्ट एज अ नेचुरल एयर फिल्टर की तरह ट्रीज काम करती है, तो वो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हम उगाए। अर्बन ग्रीनिंग इम्प्रूव द माइक्रो क्लाइमेट एंड रिड्यूस द हीट लाइक द मियावाकी फॉरेस्ट इन सिटीज़ लाइक द पुणे मुंबई डेंस द अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट द अब्जॉर्व द पॉल्यूशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही बोलते हैं ना, पेड़ लगाओ, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में रहता है। फिर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन रिफॉर्म्स लाइक इम्प्रूव द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेस, प्रमोट द नॉन मोनेटाइज ट्रांसपोर्ट लाइक द साइकिलिंग एंड वॉकिंग, डिज़ाइन सिटीज़ विद लेस व्हीकल डिपेंडेंस। तो हम ऐसी कोई डिज़ाइन करें सिटीज़ को जहाँ पे आपको पैदल ही जाना पड़े, या तो हम ट्रांसपोर्टेशन ऐसी फैसिलिटी लोगों को बनाए कि मेट्रो से जाओ, इलेक्ट्रिक बसेस से जाओ, चीपर वे में उनको प्रोवाइड करें, या फिर लोगों को साइकिलिंग एंड वॉकिंग के लिए प्रमोट करें। तो ये भी एक अच्छा रिफॉर्म हो सकता है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे प्रॉपर सेग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड रिसाइकलिंग, रिड्यूस द बर्निंग ऑफ द वेस्ट, बैन ऑन द ओपन बर्निंग ऑफ प्लास्टिक लीव्स एंड गार्बेजेस। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का, जहाँ पे सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, ये जो थीम चलाई गई है स्वच्छ भारत के अंदर, तो वही उसी तरीके से हमने वेस्ट को सेग्रीगेट करके उनको रिसाइकल रिड्यूस करके हमने मतलब करना है। फिर पब्लिक अवेयरनेस एंड बिहेवियर मेजर भी एक कर सकते हैं हम, जहाँ पे अवॉइड द फायर क्रैकर्स एंड ओपन बर्निंग, जहाँ पे प्रमोट इको फ्रेंडली दिवाली एंड वेडिंग्स, एडुकेट द पीपल ऑन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वेस्ट एंड द क्रॉप बर्निंग। तो लोगों को अवेयर करें कि आप मतलब बहुत ज़्यादा पर आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये सब उनको समझाएंगे तो लोग समझेंगे तो अच्छा है। फिर प्रमोट द एनर्जी कंजर्वेशन, जहाँ पर टर्न ऑफ एनर्जीज एट द रेड लाइट, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और द कारपोल, यूज़ द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। तो ये सब भी है जहाँ पे हम बोले ना कि सूर्य कुकर का इस्तेमाल करो, सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करो, गीज़र वगैरह का इस्तेमाल मत करो, सोलर एनर्जी से चलने वाले गीज़र इस्तेमाल करो। ठीक है, सोलर हीटर लगाओ, ये सब चीज़ें। तो टर्न ऑफ कर दो लाइट को, रेड लाइट हो तभी आपकी गाड़ी, और ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, अपनी पर्सनल व्हीकल यूज़ मत करो जिसकी वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल में आए। ठीक है, मतलब एक ही बस में 60 लोग आ जाते हो, अगर 60 लोग एक गाड़ी लेके निकलेंगे तो 60 लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल उसमें पेट्रोल जलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन होगी। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हम करें, जहाँ पे सिटीजन लेड पॉल्यूशन ट्रैकिंग, AOPs ऐप, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐप उनको प्रमोट करें, स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करें, NGOs को कैंपेन करने लिए क्लीन इंडिया, क्लीन एयर के लिए। ठीक है, लाइक ओड इवेंट स्कीम इन दिल्ली, टेम्पररी ट्रैफिक कंट्रोल टू रिड्यूस द एमिशन। तो ये एक स्कीम चलाई गई थी, तो थोड़ा बहुत उन्होंने कंट्रोल करने में वो मतलब सही रहा था, सक्सेस रहे थे। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड मॉनिटरिंग है, तो ये भी है कि जहाँ पे रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन हम चलाए, जहाँ पे मेज़र कर सकते हैं हम खुद से कि हम जिस एरिया में जा रहे हैं तो वो कितना पॉल्यूटेंट है। हेल्प इन ट्रैकिंग द टाइमली एक्शन हम ले पाएँ। फिर एयर प्यूरीफायर एंड एयर फिल्टर्स भी है, जहाँ पे यूज इन होम्स, ऑफिस एंड स्कूल्स इन हाईली पॉल्यूटेंट सिटीज़। तो ये भी लोग आजकल यूज़ करना स्टार्ट हो गया है। इन शॉर्ट हम यही समझ रहे हैं कि कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन रिक्वायर द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट रेगुलेशन भी चाहिए, इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले, फिर टेक्नोलॉजी की इनोवेशन भी हमने थोड़ी लानी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मस्ट, ओनली थ्रू द कॉम्बाइन द कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स कैन एंश्योर द क्लियरर
क्लीनर एयर एंड हेल्थियर एनवायरनमेंट। इन सभी का मतलब सहयोग से ये सब चीज़ें होंगी, किसी एक पर्सन से नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखनी है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।